नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि अपर्दन क्या होता है, सॉरी, अपक्षय क्या होता है, इसके बारे में हमने आपसे बात की थी। उसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया, और जो लास्ट पार्ट 2 था आपका, उसमें जो अपक्षय से संबंधित पीडीएफ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक और वीडियो के पहले कमेंट में उसका लिंक डाल दिया गया है, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, तो जिसका नाम है अपर्दन यानी कि इरोजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जो इरोजन शब्द है वो लैटिन भाषा के इरोडेशे से लिया गया है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुतरना। आपने देखा होगा चूहों को कैसे वो कपड़े कुतरते हैं, गिलहरी को देखा होगा कैसे कुतरती हैं। तो जो इरोजन शब्द है उसका अर्थ होता है कुतरना, जो कि लैटिन भाषा का इरोडेसे से निकला हुआ है। ठीक है, तो अब अपर्दन में क्या चीज़ें कुतरी जाएंगी, तो इसमें अब सैल और चट्टान कुतरी जाएंगी आपकी। ठीक है, अतः अपर्दन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिशील ये शक्तियाँ हम अभी देखेंगे कि कौन सी होती हैं। वैसे बता दें हम आपको, गतिशील शक्तियाँ जैसे कि प्रवाहित जल है, पवन, भूमिगत जल, सागरीय लहरें, हिमानी, परिहिमानी, ये सब गतिशील शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि इसके अंतर्गत विभिन्न गतिशील शक्तियाँ विभिन्न रूपों से चट्टानों को कुतरती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अपर्दन के अंतर्गत गतिशील जो शक्तियाँ होती हैं वो कुतरती हैं, तो किसे, तो ये चट्टानों को कुतरती हैं। ठीक है, अपक्षय से चट्टानें निरंतर विघटन तथा अपघटन के कारण चूर चूर होती रहती हैं, जिससे सैल चूर्ण बनता रहता है। अपक्षय हमने देखा था कि कैसे एक चट्टान अपक्षय के द्वारा चट्टान चूर्ण में परिवर्तित हो रही थी। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो अपक्षय होता है उसके द्वारा चट्टानें विघटन यानी डिसोल्यूशन और अपघटन यानी डीकम्पोजिशन के कारण चूर्ण चूर्ण होती रहती हैं और सैल चूर्ण बनती रहती हैं। ठीक है, लेकिन इनका स्थानांतरण नहीं होता है, इसीलिए अपक्षय को बताया था हमने आपको कि ये स्थैतिक क्रिया है, स्टैटिक है ये। ठीक है, क्योंकि चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता है। अब ये जो सैल चूर्ण बन गया है, इसे नदी, हिमनदी, वायु तथा सागरीय धाराओं द्वारा सैल चूर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। अपक्षय ने चट्टान को सैल चूर्ण में बदल दिया और जो गतिशील शक्तियां हैं उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गईं। ठीक है, और आपको पता है कि जब एक चीज़ को या एक वस्तु या सेवा को दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी गतिशील शक्तियां हैं अब सैल चूर्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही हैं। परिवहन करते समय में टुकड़े, जो सैल चूर्ण के टुकड़े हैं वे आपस में टकराते हैं। इसके साथ ये खंड रास्ते में आने वाले धरातल को भी कुरेदते रहते हैं। ठीक है, इन सभी क्रियाओं के संयुक्त परिणाम को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए ए स्थान है आपका, ये बी स्थान है, यहाँ पर सैल चूर्ण का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जो परिवहन की शक्तियाँ हैं यानी कि जो गतिशील शक्तियाँ हैं आपकी, इन सैल चूर्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार ले जाएंगी। तो ये जो कण हैं ये आपस में भी टकराएंगे और इस धरातल पर, जिस धरातल से ये होके जाएंगे, इसे भी लगातार कुरेदते हुए या खुरचते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सभी संयुक्त परिणाम को, इन क्रियाओं के सभी संयुक्त परिणाम को ही आप क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपघर्षण, क्षरण तथा परिवहन के संयुक्त कार्य को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे समझेंगे कि अपघर्षण क्या होता है, क्षरण और परिवहन क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे अभी।
तो अपरदन चट्टानों के विनाश की वह क्रिया है। अब यहाँ पे अपरदन को परिभाषित किया गया है कि अपरदन चट्टानों के विनाश की वह क्रिया है जिसमें गतिशील शक्तियाँ, अभी आपको ऊपर बताया गतिशील शक्तियाँ कौन सी हैं, धरातल के विभिन्न रूपों को घिसकर तथा काट छाँट कर मलबे में बदल कर बहा ले जाती हैं। ठीक है, यानी ये घिसती भी हैं, काट छाँट भी करती हैं, इसे मलबे यानी कि सैल चूर्ण में बदलती हैं और इसे बहाकर ले जाती हैं। ठीक है, अतः अब अपरदन शब्द का व्यापक अर्थ पृथ्वी के धरातल पर जल, पवन तथा हिमनदी द्वारा चट्टानों के मलबा मतलब सैल चूर्ण का परिवहन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक तरफ ये चट्टान है, इसका अपक्षय हुआ तो ये चूर्ण में बदल गई और इसी चूर्ण को जब बहाकर गतिशील शक्तियाँ दूसरे स्थान पर ले जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आपको अपरदन को समझाने की कोशिश की गई है। इसमें आप देख रहे होंगे कि रेन ड्रॉप यानी कि जो वर्षा का जल है लगातार वो धरातल पर आकर के गिर रहा है और धरातल पर गिरने के साथ साथ इस चट्टान को तोड़ रहा है यानी कि मलबे में परिवर्तित कर रहा है। और अब ये जो मलबा है वो ढाल के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार ट्रांसफ़र हो रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो इसी को हम अपरदन कहते हैं। अपरदन एक गतिशील प्रक्रिया है जबकि अपक्षय स्थैतिक प्रक्रिया, ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे लिखा है ट्राजेक्टरीज ऑफ द डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल, यानी कि जो मिट्टी है उसको कणों में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिटैच्ड पार्टिकल, फिर जो आपके पार्टिकल्स में बदले गए उसको दूसरी जगह परिवहन किया गया और बाद में उस डिटैच्ड पार्ट का डिपोजिशन कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ही हम अपरदन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो आपका अपरदन है, अपरदन के 4 पक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है कि अपरदन के कितने पक्ष हैं, 4। जो गतिशील शक्तियाँ आपको बताई, जैसे प्रवाहित जल, पवन, हिमानी, परिहिमानी, सागरी लहरें, ये आपकी गतिशील शक्तियाँ हैं। गतिशील शक्ति द्वारा धरातलीय चट्टानों का घिसने का मतलब, कहने का मतलब है कि लगातार उसे सैल चूर्ण में परिवर्तित करना। परिवाहित होते पदार्थ की रगड़ से धरातलीय चट्टानों का घिसना, यानी कि जो सैल चूर्ण अब प्राप्त हुआ है उसका जब परिवहन होता है तो वो धरातलीय भाग को भी रगड़ता है, रगड़ना या घिसना। ठीक है, इसके बाद परिवहित पदार्थों का आपस में रगड़ कर टूटना, यानी कि जो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है उसका भी आपस में टक्कर होती रहती है जिससे वो टूटते रहते हैं, और संपूर्ण अपरदित पदार्थ का परिवहन होना। ठीक है, तो ये 4 पक्ष हैं इसके अपरदन के। इसके बाद देखते हैं कि वॉरेस्टर महोदय ने अपरदन को परिभाषित करने की कोशिश की है कि अपरदन क्या होता है। तो अपरदन चक्र एक कालखंड है जिसके अंतर्गत सरिताएं मतलब दोस्तों होता है नदी, जिसके अंतर्गत सरिताएं नवोदित भूखंड, नवोदित का मतलब नया भूखंड को काटकर उसे आधार तल पर ला देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपरदन चक्र को समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये अपरदन से ही जुड़ा हुआ है कि जो नदियाँ होती हैं वो नए जो खंड का यानी भूखंड का उत्थान होता है उसे लगातार काटती रहती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों अपरदन के रूप या प्रकार। इसे भी हम देख लेते हैं कि अपरदन कितने प्रकार का होता है। धरातल के ऊपर चट्टानों के अपरदन की क्रिया एक ही रूप से नहीं बल्कि कई रूपों में संपन्न होती है। ठीक है, अपरदन के विभिन्न कारक हैं जैसे भूमिगत जल, नदियाँ, हिमनदी, वायु, समुद्री लहरें। इसके अलावा एक और होता है आपका दोस्तों परिहिमानी भी इसी का रूप होता है। तो अपरदन के ये कारक हैं जो भिन्न भिन्न रूपों से अपरदन की क्रिया को पूरा करते हैं, पर फिर भी कुछ क्रियाएं सभी कारकों में एक जैसी होती हैं।
ठीक है, यानी कि जो अपरदन के कारक हैं आपके, वो कुछ क्रियाएं करते हैं जिससे चट्टानों को तोड़ते फोड़ते रहते हैं। कुछ क्रियाएं तो अलग होती हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं सभी में एक जैसी ही पाई जाती हैं। जैसे कार्य के स्वभाव की दृष्टि से अपरदन को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया। आपको हम दोस्तों बार बार कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ का वर्गीकरण किया जाता है या प्रकार बताया जाता है तो उसको आधार बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जनसंख्या है, अब इसको आपको वर्गीकृत करना है तो आपको किस आधार पर करना चाहेंगे? अगर एज के आधार पे बांटना चाहेंगे तो आप ग्रुप बताएंगे इसमें कि कौन 15 से 20 वर्ष का है, कितने लोग 30 से 35 वर्ग के हैं, कितने लोग 50 से 60 वर्ग के हैं, ऐसे बताएंगे आप। तो आधार बताना आपको ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो अपरदन है दोस्तों, इसको कार्य के स्वभाव की दृष्टि से कई भागों में बांटा गया है। पहला आपका है अपघर्षण, यानी कि एब्रेशन। इसकी इंग्लिश भी आपको याद रखनी है, एब्रेशन। इस चित्र को दोस्तों हम बाद में समझेंगे, पहले परिभाषा इसका देख लेते हैं। अपघर्षण एक ऐसी यांत्रिक क्रिया है जिसमें कंकड़ पत्थर आपसी रगड़, यानी कि जो कंकड़ पत्थर चलते हैं वो आपसी भी रगड़ते हैं, रगड़ से खुद घिसने के साथ साथ अपने संपर्क में आने वाली चट्टानों को भी घिसते हुए चलते हैं। ठीक है, यानी कि जो कंकड़ पत्थर चलते हैं वो खुद भी आपस में टकराते हैं और जिस धरातल से टकराते हैं उसे भी घिसते हुए चलते हैं। इस तरह कंकड़ पत्थर द्वारा चट्टानों के घर्षण की क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। ठीक है, और अपघर्षण की जो क्रिया है मुख्यतः नदी के द्वारा होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त हिमानी, हवा, समुद्री लहरें भी अपघर्षण का कार्य करती हैं, लेकिन प्रमुखता कौन करती है? तो नदी करती है। अब इस चित्र को आप देख सकते हैं आराम से। हमने कहा कि जो कंकड़ पत्थर हैं वो आपस में भी टकराते हैं, तो आप देख रहे होंगे ये आपस में भी टकरा रहे हैं। साथ ही साथ वो धरातल को भी घिसते हैं, तो आप देख रहे होंगे ये लगातार धरातल को भी घिसते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसी को हम अपघर्षण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका सन्निघर्षण, यानी इट्रेशन। इंग्लिश वर्ड आपको याद रखना है, एट्रिशन है ये। अपघर्षण की तरह सन्निघर्षण का कार्य भी नदी, हिम नदी, वायु तथा सागरीय लहरों द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रवाहित जल तथा वायु में उपस्थित शैलखंड, यानी चट्टानों के जो टुकड़े हैं, तथा धूल कण एवं रेत कण, कौन कौन? प्रवाहित जल और वायु में जो उपस्थित शैलखंड हैं, धूल कण हैं, रेत कण हैं, ये आपस में टकराते रहते हैं, जिससे ये बारीक होते रहते हैं। ठीक है, यानी कहने के मतलब है कि कंकड़ पत्थर का आपस में टकराना और बारीक होना क्या कहलाता है? आपका अपरदन के इस रूप को हम सन्निघर्षण कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सन्निघर्षण बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, इंग्लिश में भी हम पढ़ देते हैं आपको कि फास्ट रिवर डिस्चार्ज कॉजेज रॉक्स एंड पेबल्स। पेबल्स दोस्तों चट्टान का ही एक कण होता है जो उसके आकार के आधार पे उनको बांटा गया है। पेबल्स दैट आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब है दोस्तों जो नदी के जल में बहते हुए चलते हैं, सस्पेंडेड, लटक कर जो बहते हैं, इन द वाटर टू क्रैश इनटू वन अनादर इनटू ईच अदर, यानी ये क्रैश यानी टूटते रहते हैं एक दूसरे से टकरा कर, एंड दे ब्रेक एंड बिकम स्मूथर, और लगातार वो टूट कर चिकने होते रहते हैं, यानी कि बारीक होते रहते हैं। ठीक है, तो इसी क्रिया को एट्रेशन कहते हैं। इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे इसमें ये आपस में टकरा रहे हैं, तो ये आपका क्या है? ये एट्रिशन ही है, टकराना और लगातार छोटे होते रहना। जो दोस्तों नदी में आप नदी के किनारे रेत देखते हैं, रेत का निर्माण इसी एट्रिशन क्रिया के द्वारा ही होता है। इसके बाद दोस्तों संधारण, यानी कि कोरेजन। इस शब्द को भी आपको याद रखना है, कोरेजन। यह एक रासायनिक क्रिया है, ये आपको याद रखना है कि जो कोरेजन है आपका वो एक रासायनिक क्रिया है, जबकि बाकी कौन सी थी? वो यांत्रिक क्रियाएं थी जो जल द्वारा की जाती है। जो संधारण है वो रासायनिक क्रिया है और ये प्रमुखता
जल के द्वारा की जाती है। तो क्या होता है इसमें, इसके अंतर्गत जल के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घुलनशील खनिज तत्व घुलकर चट्टानों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई चट्टान है और ये जब जल के संपर्क में आती है तो जल के जो चट्टानों के घुलनशील तत्व हैं वो इनसे अलग होकर इसी जल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ किसी से निकल जाती है तो जिससे निकलती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो ये चट्टान भी कमज़ोर होकर टूट जाती है। ठीक है, और वह जल के साथ ही मिल जाते हैं। यह क्रिया बहते हुए जल और भूमिगत जल के द्वारा होती है, यानी कि जो संधारण की क्रिया है वो लगातार बहते हुए जल और भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा होती है। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको संधारण को समझाने की कोशिश की गई है। ये मान लीजिए कि आपकी जो चट्टान है, अब जल के जब ये मान लीजिए ये चट्टान है, अब ये जल के संपर्क में जब आएगी तो इसके जो कण होंगे ये इसी जल में आकर के मिल जाएंगे, जिससे एक चट्टान कमज़ोर होकर टूट जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम संधारण कहते हैं। इसके बाद है जलीय क्रिया यानी हाइड्रोलिक एक्शन। यह जल की एक यांत्रिक क्रिया है। अभी जो हमने 4 देखे उसमें संधारण केवल रासायनिक क्रिया थी, बाकी तीनों आपकी यांत्रिक क्रियाएं। इसमें जल बिना किसी अन्य सामग्री की सहायता के, यानी कि अब जलीय क्रिया में किसी भी कंकड़ पत्थर का प्रयोग नहीं होता है, बिना किसी अन्य सामग्री के सहायता लिए केवल अपने दबाव, किसके द्वारा, दबाव के कारण मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के कणों का ढीला बनाकर उन्हें हटाकर बहा ले जाता है। ठीक है, यानी जलीय क्रिया में किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं होता, ये यांत्रिक क्रिया है, केवल और केवल दबाव द्वारा वो चट्टानों के कणों को ढीला करती है और बहा करके ले जाती है। ठीक है, और यह क्रिया सिर्फ नदी के द्वारा संपन्न होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, जलीय क्रिया और किसी कारक के द्वारा संपन्न नहीं होती है। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको समझाने की कोशिश की गई है। हाइड्रोलिक एक्शन, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फोर्स ऑफ वाटर अगेंस्ट द कोस्ट, द वे इंटरक्रैक्स, यानी कि जो लहरें होती हैं वो चट्टानों के अंदर प्रवेश करती हैं, इन द कोस्ट लाइन एंड कंप्रेस द एयर विद इन द क्रैक्स, और जो लहरें चट्टानों में प्रवेश करती हैं, चट्टानों की दरारों में प्रवेश करती हैं, उन पर दबाव डालती हैं यानी फैलाती हैं उन्हें। व्हेन द वेव्स रिट्रीट, और जब लहरें पीछे हटती हैं तो द एयर इन द क्रैक्स एक्सपैंड क्विकली, तो जो हवा होती है वो तेज़ी से फैलती है, कॉजिंग ए माइनर एक्सप्लोशन, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली, यानी कि जैसे आपका ये कोस्ट है और लहरें जब लगातार इस कोस्ट से टकराएंगी तो इसके अंदर प्रवेश करती हैं और यहाँ पर जो चट्टानों में दरारें होती हैं इन दरारों में भर जाती हैं और उसे दबाती हैं, और जब ये वापस आती है तो ये हवा इन्हें फैलाती है, जिससे चट्टानें एक समय पर टूट करके बिखरती हैं और इस बिखरे हुए पदार्थों का लहरें वापस अपने सागर के अंदर ले जाती हैं। ठीक है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जलीय क्रिया कहते हैं। इसके बाद है अपवाहन यानी कि डिफ्लेशन। यह क्रिया मुख्य रूप से वायु के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, इस क्रिया में हवा भौतिक अपक्षय द्वारा विखंडित पदार्थों का, विखंडित का मतलब दोस्तों जो टूटे हुए बिखरे हुए पदार्थ हैं, को जो शुष्क तथा असंगठित होती है। ठीक है, यानी कि जो वायु होती है वो शुष्क भी होती है, असंगठित भी होती है, अपने साथ उड़ाकर अन्यत्र ले जाती है, जिससे भूमि का तल नीचे होता जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जब वायु चलती है तो वो अपने साथ कंकड़ पत्थर को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इस उड़ाने की क्रिया को ही अपवहन यानी डिफ्लेशन कहते हैं, और ऐसी क्रिया मरुस्थलीय भागों में ही संपन्न होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वाइंड इरोजन दैट रिमूव्स द फाइन सॉइल पार्टिकल्स,
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हवाएं चल रही हैं और हवाएं लगातार मिट्टी के कणों को उड़ा करके दूसरे स्थान पर ले जा रही हैं। तो इस उड़ाने की क्रिया को ही डिफ्लेशन कहते हैं, जो कि वायु के द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिकतर संपन्न की जाती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि अपरदन की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि जो गतिशील शक्तियाँ जो हमने पहले बात की थी वो कौन कौन सी हैं। तो अपरदन करने वाली शक्तियों को भू आकृतिक प्रक्रम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जियोमॉर्फिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो अपरदन करने वाली जो शक्तियाँ हैं उन्हें भू आकृतिक प्रक्रम कहते हैं। अपरदन करने वाली शक्तियाँ निम्न हैं। पहला है आपका नदी या बहता हुआ जल। भूपृष्ठ पर वर्षा का जल एकत्रित होकर बहता है तो उसमें असीम शक्ति होती है। वह अपने साथ चट्टानों, मिट्टी आदि को बहा ले जाता है। जब यह जल एक ही दिशा में घाटी में बहता है तो उसे नदी कहा जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो वर्षा का जल है वो जब एक ही दिशा में घाटी में बहता है तो उसे नदी कहा जाता है। नदी के तेज बहाव में काट छांट करने की बहुत अधिक शक्ति होती है। यह अपने साथ बड़ी मात्रा में चट्टान चूर्ण को बहा ले जाती है। चट्टान के टुकड़े आपस में टकराकर टूटते जाते हैं व मार्ग में धरातल की चट्टानों को भी काटते जाते हैं। नदी का वेग एवं जल की मात्रा, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि नदी कितना अपरदन करेगी ये निर्धारित होता है नदी के वेग और जल की मात्रा पर। उसकी अपरदन शक्ति निश्चित करते हैं। ये अपने अपरदन, परिवहन व निक्षेपण क्रिया द्वारा अनेक भूरूपों का निर्माण करती है। आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे हम दोस्तों कि नदी के द्वारा बनने वाले भूरूप, नदी के अपरदन द्वारा बनने वाले भूरूप, नदी के निक्षेपण द्वारा बनने वाले भूरूपों को देखेंगे हम। इसके बाद दूसरा अपरदन का कारक है हिमानी। नदी के समान हिमानी भी पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानी का काम होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। आपको पता है दोस्तों, हिमानी या बर्फ़ दो ही क्षेत्रों में पाई जाती है, या तो ध्रुवीय क्षेत्रों में या पर्वतों के ऊपरी भागों में। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ होने के लिए टेम्परेचर का 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना ज़रूरी है। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में अपरदन का कार्य करने वाला प्रमुख साधन है। हिम नदियाँ उच्च पर्वतीय व उच्च अक्षांशों में पाई जाती हैं। उच्च अक्षांश का मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में। यद्यपि इनकी गति बहुत मंद होती है, परंतु फिर भी चट्टानों का अपरदन, परिवहन व निक्षेपण इनके द्वारा किया जाता है और विभिन्न प्रकार के भूरूप ये भी बनाती हैं, जिन्हें हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद है वायु। वायु प्रमुख रूप से शुष्क क्षेत्र, यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं आपके, वहाँ भूमिका प्रमुखता से निभाती है वायु आपकी। शुष्क क्षेत्रों में वायु प्रमुख अपरदनकारी शक्ति है। अपने वेग के साथ यह चट्टान चूर्ण को उड़ा ले जाती है, और उड़ाने को क्या कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था, डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन। वह मार्ग में आने वाली चट्टानों को काटती छांटती भी है। हवा चट्टान चूर्ण को बहुत दूर तक उड़ा ले जाकर निक्षेपित कर देती है। इस प्रकार बने भूआकृतिक भूकृतियों का निर्माण करती है। यानी कि जो वायु है वह भी अपने अपरदन और निक्षेपण के द्वारा अनेक भू आकृतियों का निर्माण करती है। इसके बाद अगला कारक है आपका भूमिगत जल, यानी अंडरग्राउंड वाटर। भूमिगत जल सतह के नीचे, यानी कि जैसे आपकी ये सतह है तो इसके नीचे काम करता है। सतह के नीचे जहाँ घुलनशील चट्टानें होती हैं, अपरदन का कार्य करता है। यानी आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। जो भूमिगत जल है वो पहली बात तो सतह के नीचे काम करता है, और किन क्षेत्रों में, जहाँ घुलनशील चट्टानें होती हैं, यानी कह सकते हैं जहाँ चूना युक्त चट्टानें हैं वहाँ पर भूमिगत जल प्रमुख रूप से कार्य करता है। चट्टानों के घुलनशील तत्व भूमिगत जल के साथ घुल जाते हैं, जिससे चट्टानें कमज़ोर होकर टूट जाती हैं। इस चट्टान चूर्ण को भूमिगत जल बहा ले जाता है तथा भूगर्भ में अनेक आकृतियाँ जैसे कंदराएँ, ब्लाइट, वैली आदि का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर जिसे आप सबमर्सिबल या हैंडपंप के माध्यम से बाहर निकालते हैं, वो भी प्रमुख रूप से चट्टानों को
अपरदन, परिवहन और निक्षेपण करने का कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण भी करता है। इसके बाद है लहरें। तटीय क्षेत्रों में लहरें महत्वपूर्ण अपरदन का कार्य करती हैं। लहरों के वेग व प्रहार से तटीय चट्टानों को काट छांट होती रहती है। टूटी हुई चट्टानें लहरों के साथ कहीं दूर बह जाती हैं तो कहीं इनके निक्षेप होते हैं। तरंगें व चट्टान चूर्ण तटीय शैलों को वितरित करने का कार्य करते हैं। यानी जो सागर लहरें हैं आपकी, वो सागर के तटीय भागों में ही काम करती हैं। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि अपक्षय और अपरदन में अंतर क्या है। अपक्षय हमने इससे पहले वाले 2 वीडियो में बताया आपको, अपरदन अभी बता दिया। अब इसमें अंतर देख लेते हैं कि जो अपक्षय है वह छोटे क्षेत्रों की क्रिया है और जबकि अपरदन विस्तृत क्षेत्रों की क्रिया है। ठीक है। इसके साथ ही अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसके प्रभाव से चट्टानें अपने ही स्थान पर अपघटित व विघटित होती रहती हैं। अपरदन एक गत्यात्मक क्रिया है जिसके प्रभाव से चट्टानें तोड़ फोड़ के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती हैं। ठीक है। यानी अपक्षय स्थैतिक है तो अपरदन गत्यात्मक है। ठीक है। अपक्षय में चट्टानें जो टूटती हैं वो अपने ही स्थान पर अपघटित और विघटित होती रहती हैं, जबकि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा को ले जाया जाता है। अपक्षय पर चक्र की विचारधारा लागू नहीं होती। अपरदन के अंतर्गत घटनाक्रम एक चक्र में चलता है। ठीक है। यानी अपक्षय चक्रीय नहीं होता लेकिन अपरदन चक्रीय होता है। अपक्षय भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है, जैसे सूर्यतप, पाला, दाब मुक्त, ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, घुलन, विलयन, पेड़ पौधे, जीव जंतु इसके प्रमुख कारक हैं। अपरदन में चट्टानों की तोड़ फोड़ करने हेतु नदी, हिमनदी, भूमिगत जल, वायु तथा सागरीय लहरें प्रमुख रूप से सक्रिय रहती हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि अपरदन क्या होता है। ठीक है। अपरदन के 4 पक्ष कौन कौन से हैं, अपरदन के रूप यानी प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी हमने देखा। ठीक है। जिसमें हमने देखा अपघर्षण, सन्निघर्षण, संधारण, इसके साथ साथ जलीय क्रिया, अपवाहन क्रिया, ये हमने देखा। इसके बाद अपरदन की शक्तियों को देखा जिसमें नदी, हिमानी, वायु, भूमिगत जल, लहरें ये थे, और साथ ही साथ हमने अपक्षय और अपरदन में अंतर को भी देखा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। दोस्तों आज के वीडियो का जो PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।